क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको रणथंभौर के इतिहास के बारे में बताया था और मैंने आपको लास्ट में हम्मीरदेव चौहान के बारे में बताया था जो जैत्र सिंह के पुत्र थे। और हम्मीरदेव चौहान के समय में ही जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनके द्वारा सवाई माधोपुर अर्थात रणथंभौर के ऊपर 2 बार आक्रमण किया जाता है और यह बोला जाता है कि मैं हिंदुस्तान के ऐसे 10 किलों को मुसलमान के सैनिक के सिर के बाल के बराबर भी नहीं समझता। और दोनों युद्धों में हारने के पश्चात वो वापस कहां पे चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो हम्मीरदेव चौहान के समकालीन जो अगले जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक आते हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो रणथंभौर के शासक कौन? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीर देव चौहान और समय मैंने आपको बताया था 1282 से 1301 ईस्वी तक। समय किसका माना जाता है? तो माना जाता है हम्मीरदेव चौहान का। तो जो हम्मीरदेव चौहान थे इनके पिता का नाम मैं आपको जैत्र सिंह बता चुका हूं, माता का नाम हीरा देवी, पत्नी का नाम रंगा देवी और पुत्री का नाम देवल था। आचार्य बृहस्पति के द्वारा इनको शाकंभरी नरेश तथा 17 युद्धों में से 16 युद्धों का विजेता बोला गया। तो आचार्य बृहस्पति द्वारा इनको शाकंभरी नरेश कहा गया। यानी ये जो आचार्य बृहस्पति थे जो इसके दरबारी थे इनके द्वारा इनको शाकंभरी नरेश उपनाम से संबोधित किया गया था। अब जब मैंने आपको पहले जालोर का इतिहास पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि जो जालोर के जो शासक थे कानड़देव चौहान, उसके अलावा समकालीन अगर मैंने आपको बताया था कि गुजरात के शासक का नाम था कर्ण बघेला। समकालीन अगर बात करें अपन मेवाड़ के शासक की तो मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? समर सिंह। और इधर रणथंभौर के शासक का नाम क्या था? हम्मीरदेव चौहान। तो आप पहले तो इसको याद करो, आचार्य बृहस्पति के द्वारा इनको शाकंभरी नरेश कहा गया था। अब एक घटना आती है जो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घटना है। मैं 2 घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि जो हम्मीर महाकाव्य आता है जो नयन चंद्र सूरी का जो ग्रंथ है उसके अनुसार क्या माना जाता है, और एक ग्रंथ और आता है हम्मीर हट्ट जिसके लेखक चंद्रशेखर थे। तो इन दोनों बुकों के आधार पर क्या कैसे इस अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान के बीच में युद्ध होता है उन दोनों कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये इसके ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहता था? क्योंकि इस हम्मीरदेव चौहान के द्वारा 2 बार जलालुद्दीन खिलजी को डिफीट किया गया था, पराजित किया गया था। और एक तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वह इस जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। एक तो कारण यह बनता है, दूसरा कारण यह बनता है कि जो सवाई माधोपुर या फिर रणथंभौर का जो दुर्ग है वह ऐतिहासिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्गों में माना जाता है। और जो अबुल फजल है उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है अर्थात ये कपड़े पहने हुए हैं। तो
अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंबोर दुर्ग पर क्या करना चाहता था? अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, क्योंकि अगर अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है तो उसने ये सोच रखा था कि अपन रणथंबोर पर अधिकार करके आसपास के कई क्षेत्रों को जीत सकते हैं। ऐसी योजना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो कौन सा ग्रंथ किस बात का समर्थन करता है, आज मैं वो मामला आपको क्लियर कर देता हूं। तो समकालीन अगर दिल्ली के शासक की बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं समकालीन दिल्ली शासक। तो समकालीन जो दिल्ली के शासक थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन जो दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, और समय बताया था आपको 1296 से 1316 ईस्वी तक इस दिल्ली सल्तनत पर इस अलाउद्दीन खिलजी का समय रहा था या शासन रहा था। तो इन दोनों शासकों के मध्य ये युद्ध क्यों हुआ या कैसे हुआ, इसके बारे में क्यों कहने का मतलब इन दोनों के मध्य में मुठभेड़ हुई, तो मैं आपको बताता हूं कि अपने पास दो प्रमाणिक ग्रंथ आते हैं। एक ग्रंथ है चंद्रोदय का, वो जो हम्मीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी का, यानी हम्मीर महाकाव्य हम्मीर महाकाव्य। और इधर अगर अपन बात करें हम्मीर हट की, हम्मीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी और हम्मीर हट के लेखक कौन माने जाते हैं? चंद्रशेखर। तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार यह हम्मीर महाकाव्य जिसके लेखक नयन चंद्र सूरी है, इनका क्या मानना है? तो इनका यह मानना है कि जब रणथंबोर पर हम्मीर देव चौहान का शासन था, उस समय अगर अपन बात करें जालोर की, तो जालोर शासक के अगर अपन नाम की बात करें तो नाम क्या मिलता है अपन को? कान्हड़देव चौहान। जालोर के शासक अर्थात हम्मीर महाकाव्य के अनुसार इस हम्मीर देव चौहान के समकालीन अगर जालोर के शासक की बात करें तो क्या नाम मिलता है अपन को? कान्हड़देव चौहान। अगर बात करें अपन मेवाड़ की, और मेवाड़ के शासक कौन? समर सिंह। उनका नाम क्या था? समर सिंह। आगे अगर अपन बात करें तो दिल्ली सल्तनत के शासक तो वही आते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर अपन बात करें गुजरात के शासक की, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, दिल्ली सल्तनत, तो इस दिल्ली सल्तनत के शासक का जो नाम था वह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दो विश्वसनीय सेनापति, एक का नाम उलुग खान या आप कह सकते हो नुसरत खान या नुसरत खान। और इधर अगर अपन गुजरात के शासक की बात करें तो गुजरात के शासक का नाम था कर्ण बघेला। तो आप एक बार समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, एक का नाम उलुग खां और दूसरे का नाम नुसरत खां। समकालीन अगर जालोर के शासक की बात करें तो उनका नाम आता है कान्हड़देव चौहान
और समकालीन अगर अपन गुजरात के शासक की बात करें तो उनका नाम आता है कर्ण बघेला, और मेवाड़ के शासक का नाम आता है समर सिंह, रावल समर सिंह, और इधर रणथंभौर के शासक की बात करें तो उनका नाम क्या था, हम्मीरदेव चौहान। तो होता क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पर शासन करते करते, ये इस ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, अमीर महाकाव्य के अनुसार, तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या सोचता है कि अपन पहले गुजरात के ऊपर आक्रमण करें, क्योंकि गुजरात काफी संपन्न क्षेत्रों में से उस समय माना जाता था। तो इसने क्या टारगेट कर रखा था कि अपन को ये गुजरात जीतना है, कैसे भी करके गुजरात को लूटना है। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने जो दो सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों को कहां पे भेज दिया, इस गुजरात के कर्ण बघेला को लूटने के लिए, अर्थात हराने के लिए भेज किसको दिया, उलुग खां और नुसरत खां को। तो होता क्या है, ये जब उलुग खां और नुसरत खां जब ये अपनी सेना को लेकर निकल रहे थे, तो ये मेवाड़ का जो शासक था समर सिंह, इसको जब जानकारी होती है कि हमारे क्षेत्रों से अलाउद्दीन खिलजी की सेना निकल रही है, तो इसके द्वारा टैक्स ले लिया जाता है और सेना को आगे पास कर दिया जाता है। तो ये दोनों यहां से गए और इन्होंने क्या किया, कर्ण बघेला को क्या कर दिया, मार दिया, अर्थात कर्ण बघेला की क्या कर दी, हत्या कर दी, और इन्होंने गुजरात को लूट लिया, सोमनाथ मंदिर की अतः धन संपदा को लूटकर ये वापस आ रहे थे। अब क्या होता है कि जब ये गुजरात पर आक्रमण करके वहां के धन धान्य को लेकर जब वापस आ रहे थे, कहां से होकर, जालोर से होकर, तो जालोर को पार करने के पश्चात इनमें क्या है, लड़ाई हो जाती है, किसमें, उलुग खां, नुसरत खां और इनके अन्य साथी और थे, जिनमें अगर अपन बात करें तो एक नाम आता है मोहम्मद शाह का, दूसरा आता है केबरू का, तीसरा नाम आता है कामरू का, और चौथा नाम आता है बारबरक का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोहम्मद शाह, यहीं पे लिख देता हूं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, कामरू, बारबरक, कैबरू, तो ये नाम आप याद रखोगे। अर्थात क्या होता है, ये उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह, कामरू, बारबरक और कैबरू, ये सब मिलकर गुजरात को लूट लेते हैं, और जब ये जाते हैं तो वापस जब ये दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में धन के बंटवारे को लेकर इन उलुग खां, नुसरत खां और इन चारों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। इन चारों ने बोला हम क्या है, मतलब हम मंगोल से आए हैं, तो आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, आप हमारे साथ भेदभाव करते हो, क्योंकि ये आधा मतलब आधी हिस्सेदारी मांगना चाहते थे, जबकि इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। तो कुल मिला के होता क्या है, ये मोहम्मद शाह, कामरू, बारबरक और कैबरू ये कहां पे चले जाते हैं, धन बंटवारे को लेकर इनके मध्य में लड़ाई हो जाती है, अर्थात एक पक्ष में ये दोनों रह जाते हैं और एक पक्ष में ये हो जाते हैं। तो इनके बीच में जब लड़ाई होती है, तो लड़ाई होने के पश्चात ये दोनों इनको मारने की सोचते हैं, और ये दोनों डायरेक्टली गुजरात से कहां पे आ जाते हैं, रणथंभौर में आ जाते हैं, और रणथंभौर में किसके पास में आ जाते हैं, हम्मीरदेव चौहान के पास में आ जाते हैं, और हम्मीरदेव चौहान से क्या कहते हैं कि आप हमारी सहायता करो, जो दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, हम्मीरदेव चौहान ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो मैं उसको देख लूंगा। पहले उसका जो आया था चाचा, उसको भी उसने भी 2 बार आक्रमण किया था मेरे ऊपर, लेकिन लास्ट में उसको अपने बम्बू उखाड़ कर ले जाने पड़े। तो इसकी क्या मजाल है जो आप पर आक्रमण कर दे, अर्थात आप लोगों को हाथ लगा ले। ऐसा किसने बोला, हम्मीरदेव चौहान ने। और हम्मीरदेव चौहान ने कहा
आप तो निश्चिंत होके आराम करो। और इस हमीरदेव चौहान ने एक काम और कर दिया, एक ये जो चारों थे इनको एक जागीर प्रदान कर दी। और जागीर कौन सी थी? जगाना की जागीर। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये सहायता करने के लिए गए तो इनको सुरक्षा देने का वादा कर लिया और एक जागीर भी प्रदान कर दी। कौन सी? जगाना की जागीर। ऐसा माना जाता है या इतिहासकारों का यह मानना है कि इस जगाना की जागीर जब इनको प्रदान की गई तो इससे ये अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये बहुत नाराज था। तो हमीर महाकाव्य के अनुसार कारण क्या बताया गया कि जब गुजरात आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना गई तो धन के बंटवारे को लेकर सेना में आपस में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के पश्चात ये चारों व्यक्ति सहायता पाने के लिए कहां पे चल जाते हैं? हमीरदेव चौहान के पास में। और हमीरदेव चौहान के द्वारा इनको सुरक्षा का वचन दे दिया जाता है और जगाना की जागीर प्रदान कर दी जाती है। तो ये हमीर महाकाव्य ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अगला जो कारण है हमीर हट के अनुसार क्या माना जाता है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं, तो आप इसको अलग से नोट आउट कर सकते हो। अब अपन हमीर हट की चर्चा करते हैं। यह था हमीर महाकाव्य के अनुसार और अब मैं आपको बताने वाला हूं हमीर हट के अनुसार हमीर हट के अनुसार क्या होता है? तो हमीर हट के अनुसार यह माना जाता है कि इस अलाउद्दीन खिलजी के, यहां पे बता देता हूं, यहां पे अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है और इस अलाउद्दीन खिलजी का एक मंगोल का एक मित्र था। कहां का? मंगोल का। मंगोल जो चाइना में पड़ता है, मंगोलिया। तो मंगोल का एक मित्र था और मंगोल के मित्र का नाम था मोहम्मद शाह। और हमीर हट के अनुसार इस युद्ध का कारण क्या माना जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मंगोल का एक मित्र था इसका, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये क्या लगता था? मित्र लगता था। आपस में दोनों क्या थे? मित्र थे, मित्र। और इस अलाउद्दीन की एक रानी थी और रानी का नाम क्या था? मराठा बेगम, या उसी को ही अपन क्या कहते हैं? सिमना बेगम। सिमना बेगम या अपन कह सकते हैं मराठा बेगम। सिमना बेगम या मराठा बेगम जो रानी किसकी? इस अलाउद्दीन खिलजी की क्या लगती थी? रानी। तो होता क्या है, मोहम्मद शाह मंगोल से अपने मित्र के पास में आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में यह प्रवेश करता है तो जैसे ही ये प्रवेश करता है तो ये काफी हैंडसम लड़का था। तो इसको देखते ही इस मोहम्मद शाह पे दिल आ गया। किसका? सिमना का। तो सिमना तो इसके चक्कर में क्या हो गई? पागल। ये तो क्या है, हमेशा मोहम्मद शाह को ही खाने के लिए पूछती। इसने तो कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी से क्या हुआ, इसने मामला हटा लिया बिल्कुल। ये तो किसके पीछे लगी रहती थी? मोहम्मद शाह के पीछे। तो मोहम्मद शाह भी इससे क्या कर बैठा? प्रेम कर बैठा। अर्थात मोहम्मद शाह और सिमना बेगम इन दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम प्रसंग हो गया। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला कि ये मोहम्मद शाह अपनी जो प्रिय रानी है सिमना बेगम, इसको यहाँ से भगा के अर्थात इसके साथ में ये गंधर्व विवाह करना चाहता है, अर्थात प्रेम विवाह करना चाहता है। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस मोहम्मद शाह को कहा कमित्र तू एक काम कर, तू मेरी इतनी रानियां हैं, इनमें से जो रानी तेरे को पसंद आए तो उसके साथ में विवाह कर सकता है। अगर तेरे को धन की कमी है तो तू धन संपदा ले सकता है, लेकिन मेरी ये जो रानी है सिमना, इसको छोड़ दे। अर्थात ये मेरी सबसे प्रिय रानी है तो इसके साथ में तू छेड़खानी मत कर। तो मोहम्मद शाह कहाँ मानने वाला था? और मोहम्मद शाह ने शायराना अंदाज में क्या कहा कि मैं वसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीन ए मोहब्बत
नहीं करने वाला, ये नजराना मुझे पेश ना करो साहेब, मैं इस सिमरा को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला, ऐसा बोला मोहम्मद शाह ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ये ऐसा मानने वाला नहीं है, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा मामला मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस मोहम्मद शाह के ऊपर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस मोहम्मद शाह के ऊपर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। और आक्रमण जब इसने किया तो मोहम्मद शाह यहाँ से बच बचा कर कहां पे चला गया, हमीरदेव चौहान के पास में चला गया रणथंभौर में। तो इस हमीर हट के अनुसार ये माना जाता है, अर्थात आप क्या बता सकते हो, हमीर हट के अनुसार इसमें कारण क्या माना गया है, प्रेम प्रसंग। हमीर हट के अनुसार ऐसा कारण माना गया है कि इसके मोहम्मद शाह और चिमना बेगम के बीच में क्या प्रेम हो जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है तो वो मोहम्मद शाह को मारने के बारे में सोचता है और आक्रमण कर दिया जाता है। और ये मोहम्मद शाह छुपते छुपाते अपनी जान बचाकर रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के पास में चला जाता है और अपनी सुरक्षा का जो वचन है वो प्राप्त कर लेता है। और फिर हमीरदेव चौहान कहते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई हाथ लगा ले, ऐसा न तो पहले हुआ है और न कभी होगा। तो ऐसे करके इन दोनों ग्रंथों के आधार पर क्या क्या मतलब इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि हमीर महाकाव्य का यह भी एक प्रमाणिक मतलब मत है और हमीर हट वाला भी प्रमाणिक मत है। तो मैंने आपको दोनों मतों के बारे में बता दिया है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब किस प्रकार से हमीरदेव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का सामना किया गया, कैसे क्या होता है, तो वह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपना ये जो स्मॉल सा जो छोटा परिवार है इसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।